है भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण, जो कि हम कक्षा 4 से 5 से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, और जो हम बोली बोलते हैं उनकी लिपि क्या होती है। जितनी भी भाषाएं होती हैं सबकी कोई ना कोई लिपि होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस वाक्य दिए गए हैं। आन्या, हेलो, कैसे हो रमन? रमन, मैं ठीक हूँ, पर बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आई? तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनसे क्या पता चल रहा है कि उनसे हमें ये पता चल रहा है कि आन्या के मन में क्या है और रमन के मन में क्या है। तो वो किस माध्यम से अपने भावों, अपने मन के भावों को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं। वो दोनों अपने भाषा भाषा के माध्यम से, अब कौन सी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक, मुंह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? मौखिक भाषा का, ठीक है। आपने अभी चित्र में आर्या और रमन के बीच बातचीत देखी। यह बातचीत चाहे बोलकर हो या लिखकर, दोनों को एक दूसरे की बात आसानी से समझ आ गई। उन्होंने अपने मन के भावों को बता दिया। किस तरीके से बताया? उन्होंने बोलकर, मुंह से। भाषा हम पढ़ते हैं ना, दो, मौखिक और लिखित, ठीक है। अगर हिंदी को जानने वाला कोई दूसरा भी इस बातचीत को पढ़ता या सुनता तो वह भी इसे आसानी से भावों को समझ जाता। लेकिन अगर दोनों के वाक्य में अर्थ नहीं होता या वे स्पष्ट नहीं होते तो वे एक दूसरे की बात को बिल्कुल नहीं समझ पाते, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भाषा सार्थक व स्पष्ट ध्वनियों से बनती है। जो भाषा हम बोलते हैं वो सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ होता है और स्पष्ट ध्वनियों से बनती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का कार्य करती है। भाषा क्या करती है? हमारे, जैसे मेरे मन में, जैसे मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, मैं अपने मन के विचार बता रही हूँ कि ये सब इसमें होता है, तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और जैसे आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें ये होता है, तो अपने विचार आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आदान प्रदान करना हो गया, है ना। भाषा शब्द भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा जो शब्द बना है किससे बना है? भास धातु, धातु है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने के लिए स्पष्ट और सार्थक ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है और इसी को ही भाषा माना जाता है, ठीक है। अगर हम इसको साधारण से वाक्य में इसकी हम एक परिभाषा लिखें तो हम क्या लिखेंगे? विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। उससे आगे अब दिया है इसमें किसे हम भाषा कहें और किसे नहीं कहें। हम पढ़ते हैं कि सांकेतिक भाषा, बट इसमें क्या दिया है वो हम पढ़ेंगे भी। देखो, चौराहे पर खड़े सिपाही का हाथों से यातायात नियंत्रित करना। जैसे चौराहे पर एक सिपाही खड़ा होता है, वो क्या करता है? वो ना तो लिख के बताता है ना मुंह से बताता है, वो सिर्फ क्या करता है? संकेत देता है, इशारों से बताता है हमें, है ना। हाथ के इशारे से किसी से कुछ कहना आदि संकेतों से कुछ भाव तो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन मन के सभी भाव प्रकट नहीं हो सकते। अब उसने हमें इशारे से, जैसे लेफ्ट राइट, है ना, ये तो हमें बता दिया, परंतु उसके मन में क्या है वो सब हम नहीं समझ पाए, है ना। इसलिए संकेतों द्वारा कुछ कहना भाषा नहीं है। क्यों भाषा नहीं है? संकेतों से हम हर, जैसे हम मुंह से बोलकर सारे भावों को प्रकट कर सकते हैं, लिखकर हम सारे भावों को प्रकट कर सकते हैं, परंतु संकेत के माध्यम से हम सारे भावों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसको भाषा नहीं माना गया है। न ही तोते या मैना द्वारा कुछ शब्दों का बोला जाना, पक्षियों का चहचहाना, ये कोई भाषा नहीं है। भाषा केवल क्या होती है? यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, भाषा क्या होती है? इस संसार में मानव ही भाषा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। पशु पक्षी ये सब जो बोलते हैं ये भाषा थोड़ी है। भाषा तो केवल कौन प्रयोग करता है? मानव ही प्रयोग करता है। भाषा केवल मानव मुख से ही उच्चारित होती है, मीन्स मानव ही इस अपने मुख से इसका उच्चारण कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं
कर सकते हैं। ओके, उसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं? यहाँ पर देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, ये तो हम कितनी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा, उससे पिछली में भी पढ़ा, मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। यहाँ पर साधारण वाक्यों में यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। जब हम बोलकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो तब कौन सी भाषा होती है? मौखिक। और जब हम उसी को लिखकर प्रकट करते हैं तब वो कौन सी भाषा होती है? लिखित। ओके, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। देखिए, बोलकर या लिखकर हम आसानी से भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संकेतों के द्वारा मन का हर भाव आसानी से प्रकट नहीं किया जा सकता, जो कि मैं पहले भी अभी बताया है मैंने कि संकेतों को हम पूर्ण रूप से भाषा नहीं मानते हैं, क्योंकि उससे हमें जो है सारे विचारों का पता नहीं चलता है, सारे भावों का पता नहीं चलता, इसलिए हम उसे भाषा का रूप नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए भाषाविद संकेतों को भाषा का तीसरा रूप नहीं मानते हैं। ओके, भाषा के मौखिक रूप के जैसे उदाहरण क्या क्या? बातचीत करना, जैसे मैं अभी आपसे आपको समझा रही हूँ, तो मेरा कौन सा रूप हो गया है? ये मौखिक रूप है ना। कविता पढ़ना, भाषण देना, वाद विवाद करना, समाचार वाचन करना, कमेंट्री, आंखों देखा हाल आदि, ये सब किस में आते हैं? मौखिक में। भाषा के लिखित रूप कौन कौन से होते हैं? जैसे पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना, ईमेल लिखना, टेक्स्ट मैसेज लिखना, है ना, व्हाट्सएप करना, है ना, ये सब किस में आते हैं? लिखित संदेश में आते हैं और लिखित भाषा में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाषा का सबसे प्राचीन रूप, जो सबसे पहला रूप है, जैसे हमने दो रूप पढ़े हैं, मौखिक और लिखित, तो सबसे पहला रूप कौन सा है? मौखिक। पहले मानव ने पहले मुंह से ही बोलना सीखा, लिखना बाद में सीखा। ठीक है, यह रूप बहुत सहज में सरल होता है और इसे बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, समाज से, खेल खेल में सीख लेता है। जो हमारी मदर लैंग्वेज जो होती है, मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, है ना। जबकि लिखित रूप अभ्यास द्वारा आता है। लिखना हम ऐसे ही नहीं सीख जाते हैं। मान लो कोई छोटा बच्चा है और हम लिख रहे हैं, क्या वो हमें देख के सीख जाएगा? उसको समझाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, ऐसे बनाना है, ये अक्षर ऐसे बनाना है, तभी वो सीखेगा, है ना। और मौखिक तो ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं, बच्चा अपने आप कैच कर लेता है और उसको पकड़ लेता है और उसको सीख लेता है। ठीक है, लिखित रूप ही ज्ञान, विज्ञान और साहित्य आदि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, अब बढ़ते हैं मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है? जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। मान लीजिए कि आपका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, तो आपकी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी, है ना। अगर आपका जन्म किसी पंजाबी परिवार में हुआ है, तो आपकी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। ठीक है, और राजभाषा क्या होती है? संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है, इसे देखते हुए यहाँ सुविधा के अनुसार राज्यों को अंग्रेजी तथा वहाँ की मातृभाषा में कार्य करने की अनुमति भी दी गई है। वैसे तो हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारा देश बहुभाषी देश है, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो सरकारी कामकाज होते हैं तो उसको अंग्रेजी में भी कर लिया जाता है। जो मतलब राज्य के अनुसार, जैसे पंजाब है तो पंजाबी में वहाँ हो सकता है ना, समझ रहे हो। जैसे उड़ीसा है, वहाँ पे उड़िया में हो सकता है ना। तो सब राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा में सरकारी काम करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, राष्ट्रभाषा, देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जो भाषा देश में सबसे अधिक बोली जाती है, कोई भी
की राष्ट्रभाषा अपने देश की संस्कृति और जन भावनाओं से गहराई तक जुड़ी होती है। भारत में लगभग 47% यानी 70 करोड़ भारतीयों द्वारा हिंदी बोली जाती है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में लगभग पूरे देश में बोली व समझी जाती है। ठीक है, संविधान के अनुसार हिंदी केवल भारत संघ की राजभाषा है। ठीक है, लोकप्रियता व भावनाओं के आधार पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है ना। विभिन्न देश और उनकी राष्ट्रभाषा, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, अमेरिका में भी अंग्रेजी बोली जाती है, चीन में चीनी मंदारिन बोली जाती है, जापान में जापानी, रूस में रूसी, रशियन, जर्मनी में जर्मन, नेपाल में नेपाली, भूटान में भूटानी, है ना। संपर्क भाषा वह भाषा है जो अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोगों के बीच बातचीत में सहायक होती है। संपर्क भाषा क्या होती है? जैसे मान लो एक अंग्रेजी बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है ना। तो ये जो संपर्क भाषा होती है, ये क्या होती है? दोनों को उनके विचारों को समझने में आसानी होती है, उनको उसी भाषा के माध्यम से वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। इसे सेतु भाषा भी कहा जाता है। जो संपर्क भाषा है इसको क्या कहा जाता है? और सेतु भाषा भी कहा जाता है। ओके, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। ऐसे में हिंदी का एकमात्र ऐसी भाषा है जो अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच संवाद का साधन बनती है ना। इनका एक कारण इसकी सरलता है। इस कारण हिंदी भाषी राज्यों में इसकी बोलचाल का सहज रूप बन गया है। जैसे मुंबईया हिंदी, असमिया हिंदी, ये सब क्या है? ये हिंदी का ही ये रूप है। हिंदी से ये उपभाषाएं बन गई हैं, है ना। सब हिंदी का ही रूप है ये। हिंदी भाषा एक सरल तथा सरस भाषा है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। जो हिंदी हमारी भाषा बनी वो संस्कृत से वो जननी है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसे राजभाषा घोषित किया गया। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बोलने वालों की संख्या के आधार पर संसार में हिंदी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, विश्व में कितने स्थान पर है? हिंदी भाषा कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन की मंदारिन भाषा आती है। पहले स्थान पर किसकी भाषा आती है? चीन की मंदारिन भाषा आती है। आज हिंदी विश्व के अनेक देशों में पढ़ाई जाती है। आज हिंदी वैश्विक भाषा की ओर तेजी से बढ़ रही है। यूनिकोड, मंगल आदि यूनिवर्सल फॉन्ट के आने से आज इंटरनेट पर हिंदी ई पेपर, पत्रिकाएं, साहित्य आदि से जुड़ी सामग्री उपलब्ध है। ओके, तो हिंदी का देखो प्रभाव कितना बढ़ रहा है। अब दूसरे देशों में भी हिंदी भाषा जो है सिखाई जाने लगी है। हिंदी भाषा को लोग बड़े इच्छुक होकर पढ़ रहे हैं। बोली और उपभाषा में अंतर। अब बोली क्या होती है और उपभाषा क्या होती है ना। भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जबकि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक ही भाषा के बहुत से रूप सुनाई पड़ते हैं ना। इनके रूपों को बोली कहते हैं। इन्हीं रूपों को हम क्या कहते हैं? बोली, है ना। जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे एक ही राज्य में ले लो और एक ही राज्य में जगह जगह पर अनेक भाषाएं, मतलब छोटे छोटे रूप हो जाते हैं। वो भाषाएं मतलब भाषा वो क्या बन जाती है? बोली बन जाती है। मतलब क्षेत्रीय रूप, जिस छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कह देते हैं ना, कि इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है, इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है, तो वो एक बोली बन जाती है। इसका प्रयोग सामान्य बोलचाल में ही किया जाता है। बोली में सामान्य रूप से साहित्य रचना नहीं होती है, किंतु जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी आदि, क्योंकि इनमें बहुत सारे गद्य पद्यांश सब ये लिखे गए हैं, तो ये उपभाषाएं बन गई है ना। उपभाषाएं उनके रचनाकार व उनकी प्रमुख कृतियां। यहाँ पर कुछ, जैसे मैथिली में माटिक दीप आरसी प्रसाद सिंह ने लिखी है। भोजपुरी में बिरहा बहार भिखारी ठाकुर ने लिखी है। ब्रज भाषा में सूर सागर सूरदास जी के कितने सारे दोहे हैं, पद हैं। अवधी में रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है ना। नीचे उपभाषा दे रखी है। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं?
ब्रजभाषा, खड़ी बोली हरियाणवी, है ना, इन सबको आप पढ़ लेना। जैसे बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, ये सब आती है। ठीक है। अब आता है हमारा लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ चित्रित करना या लिखने की व्यवस्था होता है। अब हम हिंदी लिखते हैं, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम उसको किस चिन्ह से हमें उसको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ चिन्ह तो चाहिए होंगे ना, अपनी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह तो चाहिए होंगे ना। तो उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। भाषा की मौखिक ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि चिन्ह तथा इन चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गुजराती, इन सबकी लिपि क्या है? देवनागरी, है ना। किस किस की? हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गुजराती, इन सबकी क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी जर्मन की रोमन, बांग्ला की बंगला, कन्नड़ की कन्नड़, जापानी कांजी, हिराकना, तमिल तमिल। ठीक है। लिपि का महत्व, अच्छा कुछ विशेष यहाँ पर दिया गया है। संसार की जो भी लिपियां होती हैं, जैसे वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है ना, उल्टी से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती है। लेकिन उर्दू की फारसी किससे? दाएं से, मतलब वो हमारे अपोजिट लिखते हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। समझ में आया? लिपि का महत्व, लिपि के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, साहित्य व संस्कृति आदि को लिखित रूप मिल जाता है। इससे ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ जैसे लिखा भी गया, यहाँ पर एक सेंटेंस देखो कितनी भाषा में लिखा है। हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ये हिंदी में लिखा है, नीचे अंग्रेजी में लिखा है, नीचे उर्दू में लिखा है, ये कन्नड़ में लिखा है, नीचे जापानी में लिखा, और ये बांग्ला में लिखा है। ये कितनी भाषाओं में देखो एक वाक्य को लिखा गया है। ठीक है। अब आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? अब देखो, बाहर तूफान चल रही है, इससे बहुत नुकसान हो जाएगी, लक्ष्मी ने राधिका से कहा। अभी इस वाक्य को हमने पढ़ा है, इसमें क्या यह वाक्य सही है? आपको सही लग रहा है ये वाक्य? बोलिए, क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? बाहर तूफान चल रही है, इससे बहुत नुकसान हो जाएगी। नहीं लग रहा है ना सही? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें व्याकरण का शुद्ध रूप नहीं लिखा गया है। ठीक है। इसमें व्याकरण का शुद्ध रूप नहीं लिखा गया है। ठीक है। अब शुद्ध रूप क्या है? बाहर तूफान चल रहा है, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, राधिका ने लक्ष्मी को समझाते हुए कहा। ठीक है। उसने कहा, लक्ष्मी तूफान में नुकसान पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उनके साथ पुल्लिंग की क्रिया ही आनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे पुल्लिंग की क्रिया के साथ क्या? पुल्लिंग की क्रिया नहीं थी, यहाँ पे स्त्रीलिंग की क्रिया लगी थी, तो ये गलत हो गया। व्याकरण रूपी अशुद्धि थी उसमें, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। ठीक है। परिभाषा हम क्या लिखेंगे व्याकरण की? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है। इसके 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण विचार में वर्णों तथा शब्द एवं वाक्य विचार में शब्दों एवं वाक्यों के भेद, कार्य आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है। इसका महत्व क्या है? किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। किसी कोई भी भाषा अगर हम लिख रहे हैं, उसके प्रयोग, अगर हम अंग्रेजी लिख रहे हैं तो हमें उसके अंग्रेजी के रूल्स पता होने चाहिए, नियम पता होने चाहिए, ग्रामर, ग्रामेटिकल हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऐसे हिंदी में भी हमें उसका क्रिया का, संज्ञा का, जो भी उसमें आता है वो सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम उस भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ ये मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमने पीछे पढ़ा भी है, तो इनको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है।
प्रश्न है, अपने भावों व विचारों को पूरी तरह प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। संकेतों को भाषा क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इससे मन के सभी भावों को नहीं समझा जा सकता। क्योंकि इससे मन के सभी भावों को नहीं समझा जा सकता। ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किन्हीं दो भाषाओं के नाम बताइए। हिंदी, संस्कृत। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। भाषा को लिखने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। नीचे निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि के साथ जोड़िए। संस्कृत और मराठी की क्या होती है? देवनागरी। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। ओके। उर्दू की कौन सी होती है? फारसी। मंदारिन चीनी। अंग्रेजी रोमन। पंजाबी गुरुमुखी। मलयालम केरली। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। मैथिली, मगही, भोजपुरी पहाड़ी हिंदी परिवार की उपभाषाएं हैं। ये सब हिंदी की ही उपभाषाएं हैं, तो ये सही है। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, यह भी सही है। माटिक दीप अवधि में लिखी रचना है, ये गलत है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, सही है। बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर संसार में हिंदी का तीसरा स्थान है, गलत। कौन सा स्थान है? अभी मैं बताया था मैंने। मैम दूसरा। वेरी गुड। पहला किसका है? मैम चीनी भाषा का। चीनी भाषा। वेरी गुड। यूनिकोड हिंदी का यूनिवर्सल फॉन्ट है, सही। उसके बाद देखिए खाली स्थान है। विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। ओके। 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ओके। अब नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं जो कि हम 14 सितंबर को मनाते हैं। एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ओके। उसके बाद संविधान में वह कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भारतीय भाषाएं सम्मिलित है? 8वीं, 10वीं, 11वीं या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है, नहीं लिखी जाती है। देखो नेपाली हाँ बांग्ला, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नहीं। वहां पर ये भी देखना है क्या लिखा है, नहीं लिखी जाती है। तो कौन सी नहीं लिखी जाती है? बांग्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आप नोटबुक में करने होंगे। ठीक है।